स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी और पहली बुक से जो 10वां चैप्टर है मानव बस्ती, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ये वीडियो होगी जिसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे और सही आंसर बताना होगा। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रिया है, यानी कि मेनली वो कौन सी आर्थिक क्रिया है जो गांव की तरफ या बस्तियां जो होती हैं वहां पे की जाती है। ऑप्शन ए है द्वितीय क्रियाएं, ऑप्शन बी है तृतीय क्रियाएं, ऑप्शन सी है चतुर्थ क्रियाएं और ऑप्शन डी है प्राथमिक क्रियाएं। तो देखो, जो गांव का इलाका होता है, जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, वहां पे प्राथमिक क्रियाएं ज्यादातर की जाती है और प्राथमिक क्रिया में आपको अच्छे से पता है खेती आती है, हमारी पशुपालन आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ होती है, गांव की तरफ ही होती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से क्या इथियोपिया की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन ए है कैनबरा, ऑप्शन बी है अदीस अबाबा, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है कतार, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि अदीस अबाबा जो है वो इथियोपिया की राजधानी है। तीसरा प्रश्न है अब आपके सामने, आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है 3 भाग, ऑप्शन बी है 2 भाग, ऑप्शन सी है 4 भाग, ऑप्शन डी है 5 भाग। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 भागों में हम ग्रामीण बस्तियों को बांटते हैं आकृति के आधार पर। चौथा प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां झीलों एवं तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर विकसित होती हैं, यानी कि जो झील तालाब के जो क्षेत्र होते हैं उनके चारों तरफ जिनका विकास होता है वो कौन सी बस्तियां होती हैं। ऑप्शन ए है रैखिक बस्तियां, ऑप्शन बी है वृत्ताकार बस्तियां, ऑप्शन सी है टी आकार बस्तियां और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चौथे प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि वृत्ताकार बस्तियां, क्योंकि ये ऐसी बस्तियां होती हैं जो कि झील और तालाब आदि क्षेत्रों के चारों तरफ इनका विकास होता है। पांचवा प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क नदी या नहर के किनारे होती हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ऑप्शन ए है आयताकार बस्तियां, ऑप्शन बी है वृत्ताकार बस्तियां, ऑप्शन सी है रैखिक बस्तियां और ऑप्शन डी है टी आकार की बस्तियां। छठा प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से कौन सा कारक ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन ए है परिवहन, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है भूमि, ऑप्शन डी है उच्च भूमि क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परिवहन, क्योंकि परिवहन जो है वो ग्रामीण बस्तियों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। सातवां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। ठीक है, यानी कि सबसे पुरानी बस्ती। ऑप्शन ए है नील घाटी, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी, ऑप्शन सी है मेसोपोटामिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो सिंधु घाटी, जो मतलब आपने देखा होगा कि जो मतलब एक बहुत पुराना, आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो वहां का जो प्रदेश है सिंधु घाटी का, वहां पे हमें प्राचीनतम नगरीय बस्तियां मिलती हैं। आठवां प्रश्न है अब आपके सामने, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। ठीक है, ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 41 और ऑप्शन डी है 43। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 40 जो है मिलियन सिटी थी 2006 तक शुरू में। नौवां प्रश्न है अब आपके सामने, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार का संसाधन सहायक है। ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको। ऑप्शन ए है वित्तीय संसाधन, ऑप्शन बी है मानवीय संसाधन, ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधन और ऑप्शन डी है सामाजिक संसाधन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सामाजिक संसाधन। ठीक है, क्योंकि सामाजिक संसाधन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास के लिए। ठीक है, 10वां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक सांस्कृतिक नगर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है जेरूसलम, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है जगन्नाथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, चेन्नई जो है वो सांस्कृतिक नगर का उदाहरण नहीं है, जबकि जेरूसलम, मक्का और जगन्नाथ तीनों ही सांस्कृतिक नगर के उदाहरण हैं। 11वां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक व्यापारिक एवं वाणिज्यिक नगर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है बगदाद, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है मैनचेस्टर एंड ऑप्शन डी है बनारस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बनारस होगा, क्योंकि बनारस जो है व्यापारिक एवं वाणिज्यिक नगर का उदाहरण नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक नगर का ही उदाहरण है। 12वां क्वेश्चन है अब आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक नगरीकरण का सबसे प्रमुख कारण है, मतलब कि जो शहरीकरण होता है उसका सबसे मेन कारण कौन सा है। ऑप्शन ए है अकाल पड़ना, ऑप्शन बी है ग्रामों से नगर की ओर स्थानांतरण,
ऑप्शन सी है सूखा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो लोग गांव से शहरों की ओर स्थानांतरण करते हैं उसी की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे नगरीकरण होता जाता है। 13वां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से किस प्रकार की बस्ती सड़क के तिराहे में विकसित होती है? ठीक है, सड़क के तिराहे में। ऑप्शन ए है रैखिक, ऑप्शन बी है ताराकार, ऑप्शन सी है टी आकार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि जो टी आकार की जो बस्तियां होती हैं वो बस्ती जो होती है सड़क के तिराहे के पास में विकसित होती हैं। 14वां प्रश्न है अब आपके सामने, नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए कोलंबिया में निम्न में से जनसंख्या के आकार की निचली सीमा क्या है? ठीक है, मतलब नगरीय हम किसी क्षेत्र को कब कह सकते हैं, वहां की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए कोलंबिया के अनुसार? तो ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 1500, ऑप्शन सी है 3000 और ऑप्शन डी है 4000। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं टास्क के तौर पे। 15वां प्रश्न है अब आपके सामने, नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जापान में निम्न में से जनसंख्या के आकार की निचली सीमा क्या है? मतलब मिनिमम जो है, मतलब कितनी सीमा है जापान में अगर किसी को नगरीय क्षेत्र कहलाना है? ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 3000, ऑप्शन सी है 4000 और ऑप्शन डी है 30,000। तो 15वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि 30,000 जनसंख्या जो है वो इतना आकार होना चाहिए, तभी जापान में वो इलाका नगरीय कहलाता है। 16वां प्रश्न है अब आपके सामने, भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहां पर क्या हो, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है नगर पालिका हो, ऑप्शन बी है छावनी बोर्ड हो, ऑप्शन सी है अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि भारत में अगर किसी भी आकार की अगर कोई बस्ती है और उसको अगर हमें शहरी रूप में उसका बंटवारा करना है, वर्गीकरण करना है, तो उसके लिए वहां पे एक तो नगर पालिका होनी चाहिए, छावनी बोर्ड होना चाहिए और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसलिए सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से कौन सी विश्व की पहली मिलियन सिटी थी? ठीक है, विश्व की पहली मिलियन सिटी, ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है कैनबरा। तो दुनिया की सबसे पहली जो मिलियन सिटी थी वो लंदन थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है अब आपके सामने, विश्व नगरी शब्द निम्न में से कौन सी एक भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है यूनानी, ऑप्शन सी है लातीनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18वें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जो ये विश्व नगरी शब्द है ये कहीं ना कहीं लातीनी भाषा से आया है। 19वां प्रश्न है अब आपके सामने, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मिलियन सिटी, ऑप्शन बी है कस्बा, ऑप्शन सी है बस्ती और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मिलियन सिटी हम 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर को या क्षेत्र को कह सकते हैं। 20वां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से कौन सी बात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में नहीं बताई गई थी? ऑप्शन ए है आश्रय स्थल में वृद्धि करना, ऑप्शन बी है स्वच्छ जल, ऑप्शन सी है मूलभूत सेवाएं और ऑप्शन डी है वृक्षारोपण। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो वृक्षारोपण की बात नहीं कही गई थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने, निम्न में से क्या सन्नगर को परिभाषित करता है? सन्नगर क्या होता है? ऑप्शन ए है नगरों के मिलने से ये बनते हैं सन्नगर, या गांव के मिलने से सन्नगर बनते हैं, या बस्तियों के मिलने से सन्नगर बनते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि बहुत सारे नगर मिलकर क्या बनाते हैं, सन्नगर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।